वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सबसे पहले जैसे हमारे चैप्टर का नाम ही है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? A special kind of vibrating and oscillating motion is called simple harmonic motion। एक ख़ास किस्म जिसमें बॉडी जो है वो वाइब्रेट करे एंड ऑसिलेट करे, कभी टू एंड फ्रो मूव करे, कभी बैक एंड फोर्थ मूव करे, उसे बोला जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। वाइब्रेटिंग एंड ऑसिलेटिंग दोनों का मतलब सेम है, जिसमें बॉडी जो है वो वाइब्रेशन करती है, जिसमें बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है। किसी भी बॉडी को वाइब्रेटिंग तब कहा जाएगा जब वो बैक एंड फोर्थ मूव करेगी एंड टू एंड फ्रो, कभी आगे की जानिब कभी पीछे की जानिब मूव करेगी। लेकिन वो टू एंड फ्रो मूव करने के बाद उसका एक सेंटर पॉइंट फिक्स होगा, जहाँ पे जाके वो अपनी पोजीशन जो है वो सेटल डाउन करेगी, जहाँ पे बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे चली जाएगी। मिसाल के तौर पर ये अगर हम एक क्लॉक की एग्जांपल लेते हैं तो मोस्टली क्लॉक के नीचे जो है वो एक बॉब लगा होता है। अब ये बॉब जो है वो क्या करता है, कभी वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा होता है, कभी टू एंड फ्रो मूव करता है। सो ये जो क्लॉक है, ये एग्जांपल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है, जिसमें बॉडी जो है वो वाइब्रेटिंग एंड ऑसिलेटिंग जो है वो पोजीशन को शो कर रही होती है। इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ ए मैस अटैच टू ए स्प्रिंग, इसकी फर्स्ट वन एग्जाम्पल है। सेकंड है बॉल एंड बाउल सिस्टम। थर्ड वन इज मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। आई विल डिस्कस वन बाय वन, बट फर्स्ट आई विल डिस्क्राइब अबाउट द मोशन ऑफ ए मैस अटैच टू ए स्प्रिंग। अगर हम देखेंगे कि मैस की मोशन जो है वो कैसे होगी जब वो किसी भी स्प्रिंग के साथ अटैच होगा, तो उसकी मोशन पे किस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट होगा। फर्स्ट वन इसकी एग्जांपल डायग्राम इसके हम देखते हैं। डायग्राम में हमने इस एक स्प्रिंग लिया। स्प्रिंग में जो है वो इलास्टिसिटी होती है। इसका एक एंड जो है वो हमने टाई कर दिया और एक एंड पे जो है वो हमने मैस को हैंग कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो स्प्रिंग जो है वो मेन पोजीशन पर है। स्प्रिंग जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी रोटेशन, कोई भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं कर रहा। अगर स्प्रिंग जो है वो रेस्ट पे है, किसी भी किस्म की इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, यहाँ पे फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर होगी और ये जो है वो आपका स्प्रिंग जो है वो मेन पोजीशन पर है। अब जैसे जैसे सेकंड डायग्राम जो मैंने ड्रॉ की है, अब हमने जैसे यहाँ से मैस को पकड़ के पुल्ड किया तो इट मीन्स हमने कोई फोर्स लगाई है। अब जैसे ही इस पे फोर्स लगेगी तो मैस जो है वो पुल्ड होने के बाद जो है वो स्प्रिंग की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब जो है वो पहले आपका जो स्प्रिंग है वो यहाँ पे था, उसका मैस जो है वो यहाँ पे हैंग हुआ हुआ था। अब जैसे ही हमने जब फोर्स लगाई तो इसका मैस जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया। इट मीन्स कि उसने यहाँ से ओ से ए तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ए जो है वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन को शो कर रहा है। इट मीन्स कि आपका सेकंड केस में स्प्रिंग ने कोई ना कोई जो है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। अब पहले केस में फोर्स जो थी वो ज़ीरो थी। अब इस केस में जो फोर्स है वो ज़ीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसकी रीज़न ये है कि अब आपके स्प्रिंग ने कोई ना कोई जो है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। इस केस में जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगी। अब थर्ड डायग्राम देखें। थर्ड डायग्राम में अब जैसे ही जो है वो हम लोगों ने सब मैस को जो है वो छोड़ना है तो उसकी पोजीशन जो है वो दोबारा से जो है वो पहले वो कुछ देर के लिए ओ पोजीशन पे आएगा, मेन पोजीशन पे आएगा। अब ये मेन पोजीशन पे क्यों आया? क्योंकि जैसे ही हमने जब इसको पुल्ड किया तो इसमें एक फोर्स स्टोर हो जाती है। वो फोर्स कहलाती है रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि उसको इस काबिल बनाती है कि वो दोबारा से मेन पोजीशन पर आ जाए। अब जैसे ही जो है मैच जो है वो मेन पोजीशन पर आएगा, वो दोबारा से जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बी। अब ये बी पोजीशन पर दैट इज़ द एक्सट्रीम पोजीशन। अब जब यहाँ पे मैच जब आ जाएगा तो इट मीन्स अब भी जो है वो आपके स्प्रिंग ने कोई ना कोई जो है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। अब इस केस में फोर्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। पहले में आपका जब स्प्रिंग जो है वो उसमें हमने किसी भी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगाई, उस पर फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर होगी। सेकंड केस में जब कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर लेगा तो इस केस में फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी और जो स्प्रिंग है वो आपका ए पोजीशन पे ही नहीं रहेगा, बल्कि उसमें एक जैसे ही हमने उसको पुल करना है तो उसमें एक फोर्स स्टोर हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि उसको इस काबिल बनाएगी कि वो ओ पर आ सके। ओ के बाद जो है वो दोबारा से बी पर चला जाएगा और फिर दोबारा से जो स्प्रिंग है वो दोबारा से ओ पोजीशन पर चला जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल जो है वो हमें ये शो कर रही है
कि कोई भी बॉडी अगर टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है तो वो जो है अपने एक पॉइंट पे जाके जो है वो रेस्टिंग स्टेट पे चली जाती है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर वो टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है लेकिन इन तमाम रोटेशन के बाद जो है वो उसका एक सेंटर पॉइंट जो है वो फिक्स है जहाँ पे बॉडी जो है वो अपनी रेस्ट स्टेट पे जाएगी। उसके बाद इसकी डेरिवेशन है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अगर हम देखें तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। हुक्स लॉ ये है कि हम जितनी भी फोर्स लगाते हैं, जितना भी हम स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं मतलब जितनी हम फोर्स लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, जितना उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है। एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहाँ पे एफ जो है वो फोर्स है, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करें तो हमारे पास इक्वालिटी साइन आएगा। यहाँ पे माइनस के एक्स आ जाए। के जो है वो हमारा है स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज़ ऑलवेज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास। कि फोर्स जो हमने एक्सर्ट की है वो हमेशा जो है वो ऑपोजिट होगी टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगी। सो नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है। के जो है वो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है, एफ जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है या सिंपल फोर्स है, उसके बाद एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है जो किसी भी स्प्रिंग ने यहाँ पे ट्रैवल किया है, और एफ जो है वो फोर्स है जो कि इस काबिल बनाती है कि उसको दोबारा से एक्सट्रीम पोजीशन के बाद जब स्प्रिंग पे गया है, स्प्रिंग गया उसके बाद जो उसको इस काबिल बनाती है कि वो दोबारा से मीन पोजीशन की जानिब जो है वो आ जाए। अब यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमारे पास आ गया है माइनस एफ ओवर एक्स। अगर हम इसका यूनिट फाइंड आउट करना चाहें तो के इज़ इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एक्स का यूनिट होता है मीटर। सो अगर हम लोग यहाँ पे ये मीटर ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू जो माइनस में चली जाएगी। सो के क्या हमारे पास यूनिट आ गया न्यूटन पर मीटर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो वो बराबर है एफ इज़ इक्वल टू एम ए। एफ जो है फोर्स है, एम जो है वो मास है, ए जो है वो एक्सेलरेशन है। यहाँ पे फोर्स जितनी ज़्यादा होगी उतना ही स्प्रिंग में जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। फोर्स ज़्यादा, एक्सेलरेशन भी ज़्यादा, क्योंकि दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अब के हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पहले फाइंड आउट की थी। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो बराबर होता है माइनस एफ ओवर डिस्प्लेसमेंट के। के इज़ इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे अब के की वैल्यू को जो है पुट कर दें, एफ़ की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे जो निकाली है एम ए, अब यहाँ पे अगर हम उसको पुट कर दें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एम ए डिवाइडेड बाय एक्स, और यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के एक्स ओवर एम। एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा कोई भी स्प्रिंग जो है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी उसमें उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी। रिस्टोरिंग फोर्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था कि जब रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा जो है ऑलवेज पुशीज़ और पुल्स हमेशा धकेलेगी और या पुल्स खींचेगी द ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को परफॉर्मिंग ऑसिलेटिंग मोशन, जो कि ऑसिलेट कर रहा है, जो कि वाइब्रेट कर रहा है टूवर्ड्स ओ मीन पोजीशन की जानिब। मिसाल के तौर पर जब हमने मास को यहाँ पे जब पुल किया था तो ये मास जो है वो जब डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा था तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने के बाद दोबारा से वो मीन पोजीशन पे आ रहा था। वो मीन पोजीशन पे आने की उसकी रीज़न ये थी कि इसमें एक फ़ोर्स प्रेजेंट थी जो कि उसको इस काबिल बना रही थी कि वो दोबारा से मीन पोजीशन पर आए। सो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे यही है कि वो हमेशा पुश करेगी या उसको पुल करेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि ऑसिलेट कर रहा है कि वो कहाँ पे आए, वो मीन पोजीशन की जानिब आए। हमेशा उसको पुश करके पुल करके जो है वो मेन पोजीशन पर लेकर आएगी। नेक्स्ट हमने स्प्रिंग कांस्टेंट डिस्कस किया था। स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन ये है द रेशियो ऑफ एक्सर्टेड फोर्स, जितनी भी आप फोर्स लगाते हैं टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की लेंथ को चेंज करने के लिए हम जितनी फोर्स उस पर लगाते हैं उसे बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट है के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतना ही जो है वो स्प्रिंग जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रैवल करेगी। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टी इज़ इक्वल टू 2πm/k। यहाँ पे m जो है वो मास है, k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट हमें इस काबिल बनाता है कि हम लोग जितनी भी हम लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग जो है वो उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। इस केस में जो है वो हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो है वो निग्लिजिबल है, फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है। क्यों है? क्योंकि स्प्रिंग जो है वो हमारा किसी भी किस्म का कोई भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं कर रहा।
अब जैसे ही यहाँ पे हमने फोर्स लगाई तो स्प्रिंग ने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। अब इस केस में फोर्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। अब दोबारा से जब स्प्रिंग जो है वो दोबारा से एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है तो इस केस में भी फोर्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। अगर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, क्योंकि फोर्स जो है वो डायरेक्ट जो है उसका रिलेशन है एक्सेलरेशन के साथ। फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। उसके बाद हमने टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया है और टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस किया है, और रिस्टोरिंग फोर्स का जो हमने स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट फाइंड आउट किया है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है।